हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है केजी से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, सारे कोर्सेज 100% फ्री हैं। यहां कहीं कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही कोई फी आपसे डिमांड की जाती है। तो आप जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम यहां पर एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस शिवानी मैम करवा रही हैं। उनको देखने के बाद आप यहां पर आइए, जहां पर आरडी शर्मा के सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर आपके पास मैं आता हूं। तो आपके नॉलेज भी काफी टेस्ट हो जाएगा भाई, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस के बाद आरडी के कितने क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही वीडियोस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों ही सीरीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर आपकी तैयारी होती 100% कंप्लीट और उसके बाद आप स्कोर करते हो अपने एग्जाम में फुल मार्क्स। आप जानते हो शुरुआत से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है भाई, कि हमको फुल मार्क्स ही स्कोर करने और उससे एक भी नंबर कम नहीं करना है। हम कहां तक पहुंच चुके थे? हम प्रोबेबिलिटी तक पहुंच चुके थे, प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट कर दिया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर देखिए, वरना यहां पर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज हमको मोर ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की चीजों को देखना है। यहां पर कुछ थ्योरम्स हैं, इनको हम प्रूव करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम क्या क्या पहले पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर ले। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, मतलब कि अगर आपका एक इवेंट हो चुका है, उसके होने के बाद दूसरे इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैं लिखता हूं P ऑफ A स्लैश बी, P ऑफ A स्लैश बी, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, या B हैज ऑलरेडी अकर्ड। B हो चुका है और उसके बाद A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप जानते हैं कि वो क्या होगी। तो उसका जो फॉर्मूला होता था, ये हमने देखा हुआ है, इसके कई सारे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B होता है ये। B को हम सैंपल स्पेस मान लेते हैं क्योंकि वो हो चुका है, उसके बाद होने की प्रोबेबिलिटी एक ही मानते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से कैसे और क्या क्या बोल सकते हैं, ये सब हमने देखा हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, P ऑफ B स्लैश A कितना होता है? तो वो हो जाता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तो सब जगह सेम ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा P ऑफ A। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप क्या क्या बोल सकते हो? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यही थी, इसको आप बोल सकते हो P ऑफ A इंटू P ऑफ B स्लैश A, और P ऑफ B इंटू P ऑफ A स्लैश B। यानी कि A और B दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि एक इवेंट पहले होता है, उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब दूसरा वाला पहले वाले पे तो डिपेंड कर ही रहा है। तो उस केस में क्या बोलते हो आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A पहले, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको देगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती थी, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। दोनों चीजें हमने पढ़ ली, यहां पर देख लो आप अच्छे से इनको। इसके बाद अब हम आगे कुछ थ्योरम्स को प्रूव करना चालू करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद थ्योरम्स जो है अपनी, वो पहली थ्योरम क्या है? लेट A एंड B बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस S। ठीक है, A और B दो इवेंट्स हैं जो कि सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस S से एसोसिएटेड हैं। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि P ऑफ A स्लैश B जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। P ऑफ A स्लैश B 0 से 1 के बीच में होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, तो ये देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं P ऑफ A स्लैश B होता कितना है। तो अभी भी इससे पहले हमने फॉर्मूला देखा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। B हो चुका है और B के होने के बाद A के होने की प्रोबेबिलिटी ये होता है P ऑफ A स्लैश B, और इसकी वैल्यू होती है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में कैसे आएगी? तो आप जानते हो कि A इंटरसेक्शन B जो होता है वो भैया सबसेट होता है B का, A का भी सबसेट होता है, दोनों सेट्स का सबसेट होता है। A इंटरसेक्शन B मतलब कि A एंड B दोनों में कॉमन आने वाले एलिमेंट्स। तो A इंटरसेक्शन B दोनों ही सेट्स का, जिनका वो इंटरसेक्शन है, A और B दोनों ही सेट्स का वो क्या होता है? सबसेट होता है। ये बात हम जानते हैं ना, सेट्स पढ़ा हुआ है हमने, और मैं बार बार यही बोलता हूं, अगर सेट्स और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं है आपको, तो फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप भूल जाओ कि आपसे बनेगा। 11th क्लास के ये दोनों जो चैप्टर हैं
ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब जाकर आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर क्लियर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे वीडियोस आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं मैंने। 11th क्लास में जाकर आप एनसीईआरटी, आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तीनों देख सकते हो, सेट्स के भी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी, तो जरूर देख लें और वहां पर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होता है। ये किसका साइन है भाई, सबसेट का साइन है। ठीक है, तो सबसेट होता है बी का। तो यहां पर आप ये देखोगे कि भाई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा पी ऑफ बी का। यानी आप बोल सकते हो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ऑफ बी। सबसेट है अगर कोई एक सेट किसी गिवन सेट का, तो उस जो सबसेट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, तो वो गिवन सेट के बराबर आ सकते हैं, बट उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते, उससे कम जरूर हो सकते हैं। तो सबसेट में आप जानते हो हमेशा वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि किसी एक गिवन सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तब जाकर आप बोलते हो कि एक सेट दूसरे का क्या है, सबसेट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं आपको, ए एक सेट है 1 2 3 इसमें आ रहे हैं, और बी एक सेट है इसमें 2 और 3 आ रहे हैं। तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे बी जो है वो सबसेट है ए का। दो इक्वल सेट्स भी एक दूसरे के सबसेट होते हैं, क्योंकि अगर बी में मैं 1 भी लिख देता तो 1 2 3 जो है वो तीनों एलिमेंट्स ए में भी आ रहे होते हैं, तब भी बी आपका, बी जो है वो ए का सबसेट बोल सकते हो, और उस केस में ए जो है वो भी बी का सबसेट हो जाता है। तो किसी सबसेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ सकते हैं, तो वो गिवन सेट के बराबर आ सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर बोला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ऑफ बी से लेस देन और इक्वल टू होगा, या तो उससे छोटा होगा या मैक्सिमम अपने केस में वो उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ बी है, तो यहां पर आप अगर इस रेशो को देखो तो आप बोलोगे देयरफॉर, इसको पी ऑफ बी को नीचे ले आओ, चलो इसके एक काम करो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, या दोनों साइड पी ऑफ बी से डिवाइड कर दो, ये बोल दो आप, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। बात क्लियर है? तो यहां पर लेस देन इक्वल टू 1 तो आ गया, अपना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी जो है वही पी ऑफ ए स्लैश बी है, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 तो आ गया। अब आप ये जानते हो कि भाई ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसी केस में पॉसिबल है जब पी ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। 0 नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पी ऑफ बी जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वो या तो 0 हो जाएगा, भाई फाई है अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, या फिर 0 से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव तो हो भी नहीं सकता ना। तो आपको पता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप क्या बोल सकते हो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पी ऑफ बी तो पहले ही ग्रेटर देन 0 है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ये मिनिमम अपने केस में कितना हो सकता है, 0। जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा तब ये पूरा का पूरा रेशियो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वरना ये 0 से बड़ा ही रहेगा। यही तो क्या है अपना पी ऑफ ए स्लैश बी, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पी ऑफ ए स्लैश बी आपका आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पी ऑफ ए स्लैश बी आपका आ गया लेस देन इक्वल टू 1। दोनों ही इनइक्वालिटीज को मिलाकर एक साथ लिख दो, तो 0 से बड़ा है अपना पी ऑफ ए स्लैश बी और 1 से छोटा है अपना पी ऑफ ए स्लैश बी। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि आपके पास दो इवेंट्स हैं जो कि किसी सैंपल स्पेस एस एसोसिएटेड है, तो पी ऑफ ए स्लैश बी जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। क्लियर है? सबसे पहले आपने क्या देखा कि पी ऑफ ए स्लैश बी होता कितना है, तो वो होता पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। उसके बाद आपने बोला ए इंटरसेक्शन बी तो सबसेट होता है बी का। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर बी का सबसेट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट हो जाएगा पी ऑफ बी का, मतलब अगर सेट बनाते हो आप तो ठीक है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा लेस देन इक्वल टू पी ऑफ बी होगा। इसमें जितने बी एलिमेंट्स आएंगे वो हमेशा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कैसे रहेंगे, या तो उससे कम रहेंगे पी ऑफ बी से, या तो उसके बराबर हो सकते हैं मैक्सिमम। पी ऑफ बी को इधर ले आओ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी हो गया लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि यही तो है आपका पी ऑफ ए स्लैश बी। उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है डिफाइंड तभी जब पी ऑफ बी जो वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। अगर 0 ही हो जाएगा
तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये नेगेटिव में जा नहीं सकता, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा P ऑफ बी। और P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, किन्हीं का भी इंटरसेक्शन जो होता है वो मिनिमम 0 हो सकता है, मतलब 5 हो सकता है, कोई भी एलिमेंट ना आए उसमें, वरना वो 0 से बड़ा होगा, तो भाई ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, दोनों का रेशियो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां पर हमने लिख दिया भाई P ऑफ ए स्लैश बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, P ऑफ ए स्लैश बी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उसकी रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है? लिख लो इसको, नोट कर लो इसको, क्लियर करते हैं हम इसको, आगे चलते हैं। तो अब क्या है, इफ ए इज एन इवेंट एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस एस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ए कोई इवेंट है, सैंपल स्पेस एस है उसकी, देन क्या बोल रहा है, P ऑफ एस स्लैश ए इक्वल टू P ऑफ ए स्लैश ए इक्वल टू 1। P ऑफ एस स्लैश ए भी 1 होता है, ये बोलना है इनका, और P ऑफ ए स्लैश ए भी 1 होता है। तो भाई देखते हैं हम इसको कैसे होता है। सबसे पहले तो हमको पता है P ऑफ ए स्लैश बी, ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ये जानते हैं हम। तो यहां पर जब मैं बात करूंगा P ऑफ S स्लैश A की, तो ये हो जाएगा P ऑफ S इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। इसमें कोई दिक्कत? अब आप जानते हो A जो है एक इवेंट है जो कि सैंपल स्पेस एस से एसोसिएटेड है, तो आप ये बहुत अच्छे जानते हो कि भाई जो भी इवेंट्स होते हैं वो सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं, ये जानते हो आप बहुत अच्छे से। तो आप जानते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ एस, ए इज अ सबसेट ऑफ एस, क्योंकि ए एक इवेंट है और इवेंट जो होते हैं वो अपने सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं। ये पढ़ा हुआ है हमने शुरुआत में, अगर प्रोबेबिलिटी के शुरुआत के सारे लेक्चर्स आपने देखे हैं तो, ठीक है। तो ए जो है वो इवेंट है और वो सबसेट है एस का। अगर ए सबसेट है एस का, तो हम जानते हैं कि एक सुपरसेट और एक सबसेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा सबसेट के इक्वल होता है। एक सुपरसेट और एक सबसेट का एक जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा सबसेट के इक्वल होता है। नहीं पता ये बात तो मैं बता देता हूं। अगर ए आपके पास है 1 2 3 और एस आपके पास है 1 2 3 4 5, तो आपको A इंटरसेक्शन S देखना है। अब आप देख रहे हो साफ साफ कि A के सारे एलिमेंट्स S में अवेलेबल है, मतलब A जो है वो सबसेट है S का। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने जाओगे तो भाई कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि यार A के जब सारे एलिमेंट्स S में अवेलेबल है तो उसके सारे ही एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 1 2 3 उसमें भी आ रहे हैं, तो यहां पे जो सेट बनेगा वो 1 2 3 बनेगा, जो कि होगा आपका A सेट। तो हमेशा याद रखना कि एक सबसेट और एक सुपरसेट का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमेशा सबसेट के इक्वल आएगा, और एक सबसेट और एक सुपरसेट का जो यूनियन आएगा वो हमेशा सुपरसेट के इक्वल होगा। ये बात आपको हमेशा समझकर चलनी है, मानकर चलनी है, ठीक है। तो यहां आप बोलते हो P ऑफ S स्लैश A, इसको आप बोल सकते हो P ऑफ S इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। S इंटरसेक्शन A जो है आप बोलोगे P of S intersection A is equals to P of A because A is a subset of S. Therefore P of S by A हो जाएगा P of A upon P of A, जो कि हो जाएगा 1। ये पहला वाला तो आपने कर दिया कि P of S by A जो है, S स्लैश A जो है वो कितना है, 1 है, ठीक है। इसके बाद आपको P ऑफ A स्लैश A निकालना है। तो A स्लैश A निकालना है, तो इसको क्या करोगे आप, इसको आप लिख सकते हो P ऑफ A इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। ऐसे करते हो ना आप, आपके पास फॉर्मूला यही है ना, P ऑफ A स्लैश B का P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो यहां पर P ऑफ A स्लैश A है, A भी A है, B भी A है, दोनों चीजें A ही है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई A इंटरसेक्शन A जो है वो A ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आ जाएगा ना, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स कॉमन होंगे ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, A सेट A इंटरसेक्शन A कितना हो गया, A के इक्वल। अब यहां पर आप लिख देते हो P ऑफ A स्लैश A इज इक्वल्स टू P ऑफ A अपॉन P ऑफ A, दोनों कैंसल आउट होंगे, आंसर आएगा 1। तो ये दोनों ही थ्योरम्स आपने प्रूव कर ली। यहां पर पहली थ्योरम आपको क्या बोला गया था, इफ A इज इन इवेंट एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस S ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन P ऑफ S स्लैश A इक्वल्स टू P ऑफ A स्लैश A इक्वल्स टू 1।
तो आपने बोला पी ऑफ एस स्लैश ए इक्वल टू 1 निकालना है, एस स्लैश ए का मतलब हो जाएगा पी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए अपॉन ए। एस जो है वो सुपर सेट है, ए जो है वो सबसेट है, इनका इंटरसेक्शन सबसेट यानी ए के इक्वल होगा। पी ऑफ ए आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया। उसके बाद पी ऑफ ए स्लैश ए जो होगा वो ए इंटरसेक्शन ए अपॉन ए हो जाएगा, बट ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए ही होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम। अगेन आंसर 1। इसको लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एस बी द सैंपल स्पेस इफ सी इज एन इवेंट सच दैट पी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छी बात है, पी ऑफ सी 0 नहीं है। देन पी ऑफ ए यूनियन बी स्लैश सी, पी ऑफ ए यूनियन बी स्लैश सी बोल रहा है इक्वल्स टू पी ऑफ ए स्लैश सी प्लस पी ऑफ बी स्लैश सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्लैश सी। ये तो बड़ा भारी सा पूछ लिया यार इनने। और ये बोल रहे हैं कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहां पर सिर्फ पी ऑफ ए स्लैश सी प्लस पी ऑफ बी स्लैश सी होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना, तो ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई देखने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इसको हटा दोगे, सिर्फ इतना ही बचेगा। बट यहां तक पहुंचेंगे कैसे, सोचने वाली बात तो ये है ना कि यहां तक कैसे पहुंचोगे। तो यहां पर अगर मैं वापस से उस फॉर्मूले पे जाऊं तो पी ऑफ ए स्लैश बी होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। यहां पर आपके पास ए यूनियन बी स्लैश सी है, तो जो पहला वाला सेट है यहां पर ए था तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, दूसरा सेट बी था। यहां पर जो पहला है आपका वो ए यूनियन बी है और नीचे है सी, तो यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो आप बोलोगे पी ऑफ ए यूनियन बी स्लैश सी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ऑफ सी। डिनोमिनेटर में तो पी ऑफ सी ही आएगा। अब पी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर सेट्स क्लियर नहीं है, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्लियर नहीं है, तो इसके आगे क्या करना है आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स वगैरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा उसको, हमारे वीडियोस में 11th क्लास के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जरूर देख लेना। अब आप यहां पर देखोगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी, जैसे मल्टीप्लीकेशन में होता है ना, जैसे मैं लिखता हूं ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, इसको मैं लिख सकता हूं ए सी प्लस बी सी। वैसे ही यहां पर इंटरसेक्शन और यूनियन के केस में आप कर सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको आप लिख सकते हो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन सी, बीच में साइन यूनियन का, जैसे बीच में साइन प्लस का आता है, बीच में साइन यूनियन का, बी के साथ इंटरसेक्शन सी, अपॉन में पी ऑफ सी। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ऑफ सी। तो यहां पर अब आप जानते हो एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए यूनियन बी का, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने देखा हुआ, ये होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ना सेट्स के केस में, वैसे ही प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला हो जाता है ए यूनियन बी की, वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखे हुए हमने पुराने वीडियोस में, ठीक है। 11th क्लास में भी इस सारे थ्योरम से हमने क्वेश्चंस किए हुए इन सारे फॉर्मूले से। तो हम यहां पर जानते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर क्या है, यहां पर है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब इस वाले में जब फॉर्मूला लगाओगे आप, तो इसको पूरे को एक सेट ए कंसीडर करोगे, इसको पूरे को एक सेट बी कंसीडर करोगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे। तो आप लिखोगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और अपॉन, चलो ठीक है, इसके बाद अपॉन में क्या था, इसके अपॉन में था P ऑफ सी। ठीक है, तो अब आप लिखोगे इस पूरे को, ये कितना है आपका लेफ्ट हैंड साइड में P ऑफ A यूनियन B स्लैश सी, तो ये P ऑफ A यूनियन B स्लैश सी इक्वल्स टू, ऊपर अपना ये था पूरा न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपना क्या था, P ऑफ A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। कॉपी में नोट करते हुए चल रहे हो ना सब भाई, नोट करते हुए चलना है तभी जाकर आपको चीजें बनेंगी। ठीक है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C था, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू लिख दो, तो हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ, अब यहां पर देखो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इनको आप लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो इसको लिख दोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और सबके अपॉन में क्या है P ऑफ C, तो मैं इंडिविजुअली सबको P ऑफ C दे देता हूं अपने अपने अपॉन में भाई, सबके डिनोमिनेटर में P ऑफ C लिख देता हूं। अब देखो भाई, ये वाला जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये पूरा किसका बन रहा है, तो आप जानते हो P ऑफ A स्लैश C अगर मैं लिखूंगा तो वो होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C। सिमिलरली P ऑफ B स्लैश C लिखूंगा तो वो होगा P ऑफ B इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C, और वहां पर क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B स्लैश C। बात समझ में आ रही है? चलो एक बार मैं लिखता हूं, उसके बाद समझना आप। तो उसको आप लिख रहे हो P ऑफ A यूनियन B स्लैश C इक्वल्स टू, ये हो जाएगा P ऑफ A स्लैश C। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाकर देखो भाई, जब C ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद A होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो P ऑफ A व्हेन C हैज ऑलरेडी अकर्ड, P ऑफ A स्लैश C, उसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C, प्लस सिमिलरली यहां पर हो जाएगा P ऑफ B स्लैश C माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखना थोड़ा सा, यहां पर एक सेट आपने A लिया था एक C लिया था, तो A स्लैश C हो गया, यहां पर एक B लिया था एक C लिया था, तो B स्लैश C हो गया। अब यहां पर भी अपॉन में तो C था सब जगह, यहां पर भी अपॉन में C है, तो एक आपको सेट तो C लेना ही पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B स्लैश C, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B स्लैश C का, वो आ रहा है P ऑफ A स्लैश C प्लस P ऑफ B स्लैश C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B स्लैश C। क्लियर है? यही आपको प्रूफ करना था, P ऑफ A यूनियन B स्लैश C का P ऑफ A स्लैश C प्लस P ऑफ B स्लैश C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B स्लैश C। ठीक है, तो ये प्रूफ कर दिया आपने। और अगर A और B डिसजॉइंट होंगे, उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई हो जाएगा, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी इंटरसेक्शन की वो जीरो हो जाएगी, ये पूरा जीरो, और उसके बाद सिर्फ बचेगा आपके पास P ऑफ A स्लैश C प्लस P ऑफ B स्लैश C, ऐसा। तो क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको, बहुत आराम से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। यहां पर आपको बोला गया था P ऑफ A यूनियन B स्लैश C का फॉर्मूला निकालो, P ऑफ A स्लैश C प्लस P ऑफ B स्लैश C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B स्लैश C होता है। आपने सबसे पहले देखा A यूनियन B स्लैश C को आप क्या लिख सकते हो, तो A स्लैश B होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन B, यहां पर A यूनियन B स्लैश C है तो ये हो जाएगा P ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C। इंटरसेक्शन को अंदर बांट दिया आपने, तो A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C आ गया। A यूनियन B का फॉर्मूला आप जानते हो, वो होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहां पर A जो था वो पूरा का पूरा सेट A इंटरसेक्शन C लोगे, और B जो था वो पूरा का पूरा सेट B इंटरसेक्शन C लोगे। फिर इसके बाद इस फॉर्मूले में आप रख दोगे, तो इस फॉर्मूले में रख दिया आपने, आपके पास कुछ ऐसा बन रहा था, वो सबके साथ इंडिविजुअली P ऑफ C नीचे ले लिया, ये आ गया आपका A स्लैश C का, ये आ गया आपका B स्लैश C का, और ये आ गया A इंटरसेक्शन B स्लैश C का फॉर्मूला। तो फाइनल आपका आंसर आ गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसको जीरो रख दोगे, आपके पास सिर्फ P ऑफ A स्लैश C और P ऑफ B स्लैश C का सम बचेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, A and B are two events associated with a random experiment, then P of A bar upon B equals to 1 minus P of A by B। अब ये सारे फॉर्मूलेस मैं प्रूव क्यों करवाता हूं यार, ये इसलिए प्रूव करवाता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ये हमारी थिंकिंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग करता है, बेसिक्स को स्ट्रांग करता है। और ये सब अगर आपको पता होता है ना कि कहां से उठकर आया है, क्या क्या हमें सोचना है, तो हमें कोई भी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ती फिर।
अपने आप हमें याद हो जाता है कि हाँ यार इसको तो ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा आ जाएगी चीजें, मतलब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें आपको काम बहुत जगह पर आएंगी। और इन सब चीजों को अगर आपको ये सारी चीजें आती होंगी तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे भाई कि जो भी क्वेश्चन सामने वाला लिखकर आपको दे रहा है आप उसके दिमाग में घुस सकते हो कि इसने क्वेश्चन कहां से उठाया होगा, कैसे बनाया होगा और इसमें हमें क्या करना होगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूला रटवा दिया, आपको मशीन बना दिया। मतलब एक टाइप के क्वेश्चन आपको होता है कि हाँ इसमें ये चीज पुट करो आंसर आ जाएगा, इसमें ये चीज पुट करो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता मैथ्स में। अगर कहीं पर हो रहा है, कहीं पर आपको लग रहा है कि ऐसा करके दिखा रहे हैं, तो वो भाई खेल रहे हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और उसी टाइप के आंसर आपसे निकलवा रहे हैं। वो आपको ये दिखा रहे हैं कि आप ये चीजें बन रही हैं, बट एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तब आप ये चीजें नहीं बनेंगी। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी, साथ में सारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो आपको पढ़ने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना यार। तो ये मत देखो कौन सी चीज टफ है, कौन सी चीज ईजी है, कहां पर ज्यादा आपको मेहनत लग रही है। थोड़ी मेहनत करोगे तभी तो आगे आपको जेई मेंस और एडवांस आराम से निकाल पाओगे। तो बेसिक्स हमको स्ट्रॉन्ग करने हैं और ये सब पढ़कर ही चलना है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है पी ऑफ ए बार, या मैं ए डैश बोल देता हूं यार, बार लिखने में दिमाग खराब होता है बार बार, इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बाय बी। ये यहां तक कैसे पहुंचेंगे यार, इसको मतलब यहां तक पहुंचने की तो बात ठीक है, हम शुरुआत ही कैसे कर पाएंगे। पी ऑफ ए डैश बाय बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बाय बी, कैसे। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं आपसे कि मैं आपसे बात करता हूं भाई पी ऑफ एस स्लैश बी की, तो पी ऑफ एस स्लैश बी क्या होगा, एस जहां पर सैंपल स्पेस है। आपने कोई थ्योरम पढ़ी है इससे रिलेटेड, तो आप बोलेंगे हाँ सर 100% पढ़ी है। एस स्लैश बी क्या, एस स्लैश ए वाला पढ़ा था ना, जब सैंपल स्पेस के साथ किसी भी एक एसोसिएटेड इवेंट का प्रोबेबिलिटी लोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो 1 आती है, वो 1 ही आती है। आपने इससे पहले प्रूव किया हुआ है। ये देखो पी ऑफ एस स्लैश ए इक्वल्स टू 1 होता है, पी ऑफ ए स्लैश ए भी 1 होता है। तो यहां पर मैं बात करता हूं सीधे पी ऑफ एस स्लैश बी की, तो पी ऑफ एस स्लैश बी कितना हो जाएगा 1। थ्योरम प्रूव करी हुई है हमने, जहां पर एस आप बोलोगे एस इज द सैंपल स्पेस, इसमें सारे के सारे इवेंट्स आ रहे हैं। इसके बाद आप क्या बोलोगे, एस स्लैश बी यहां पर आपने लिख दिया। अब एस जो होता है वो ए यूनियन ए डैश के इक्वल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो आपको। तो एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन आता है वो एस के बराबर होता है, और दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ये पता है आपको। ए और ए डैश जो होता है वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। तो एस को आप ए यूनियन ए डैश लिख सकते हो, ये आप जानते हो भाई। दो सेट्स हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट और उस सेट का जो यूनियन होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा भाई आपके सैंपल स्पेस के इक्वल। तो यहां पर आप लिख देते हो पी ऑफ ए यूनियन ए डैश स्लैश बी इक्वल्स टू 1। अब आप क्या करते हो, तो आप इससे पहले वाली थ्योरम पर आते हो। थ्योरम पर पी ऑफ ए यूनियन बी स्लैश सी कितना होता है, तो वो होता है पी ऑफ ए स्लैश सी प्लस पी ऑफ बी स्लैश सी इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ए डैश जो है भाई वो यहां पर कैसे हैं, तो वो यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, पी ऑफ ए यूनियन बी स्लैश सी था, इसको आपने लिखा था पी ऑफ ए स्लैश सी प्लस पी ऑफ बी स्लैश सी। तो यहां पर कितना, ये पी ऑफ ए यूनियन ए डैश स्लैश बी, इसको आप लिख सकते हो पी ऑफ ए स्लैश बी प्लस पी ऑफ ए डैश स्लैश बी इक्वल्स टू 1। इसके आगे का स्टेप आप बता पाओगे क्या, थोड़ा सा टफ है लेकिन बता पाओगे, तो कोई टफ स्टेप नहीं है भाई, आप सभी जानते हैं इस बात को कि क्या करना है। आप तो पी ऑफ ए डैश बी की वैल्यू निकालनी, इसको वहां भेज दो तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए डैश स्लैश बी इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए बाय बी। तो हो गई बात क्लियर। हमको प्रूव करना था कि पी ऑफ ए डैश स्लैश बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए बाय बी है। अब अगर इससे पहले की दो थ्योरम्स हमने करी नहीं होती, देखी नहीं होती, समझी नहीं होती, तो क्या इस वाले को कर पाते हैं आप, तो आप हो सकता है कर जाते, बट ज्यादातर चांसेस ये थे कि अगर डायरेक्ट ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता तो हम कंफ्यूज हो जाते कि भाई कैसे पहुंचे यहां तक, कैसे पहुंचे यहां तक, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पी ऑफ ए डैश बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए स्लैश बी को आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप जानते हो पी ऑफ एस स्लैश बी इक्वल टू 1 होता है, जहां पर एस होता है सैंपल स्पेस, और आप जानते हो कि ए यूनियन ए डैश, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी ए डैश नहीं दिख रहा था, आपको उसको लेकर आना था इस पे, तो यहां पर आपने एस को ए यूनियन ए डैश लिखा, यह आपका पूरा हो गया पी ऑफ ए यूनियन ए डैश स्लैश बी इक्वल्स टू 1।
ठीक है, अब आपने क्या बोला, P ऑफ A स्लैश बी प्लस P ऑफ A डैश बी इक्वल टू 1। अब ये कैसे आया, तो इससे पहले हमने थ्योरम प्रूव करी हुई है। P ऑफ A यूनियन B स्लैश C जो होता है वो होता है P ऑफ A बाय C प्लस P ऑफ B बाय C प्लस P ऑफ माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय C। ठीक है, ये इससे पहले प्रूव किया हुआ है हमने। ठीक है, तो अगर यहां पर A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां पर दो जो सेट्स हैं हमारे वो A और A डैश हैं, यहां पर उनका इंटरसेक्शन 0 है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये सिर्फ P ऑफ A स्लैश B प्लस P ऑफ A डैश स्लैश B के बराबर हो गया। यहां से आपकी वैल्यू आ गई P ऑफ A डैश स्लैश B की। क्लियर है, तो सारी थ्योरम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये प्रूव हो चुकी हैं आपके पास, तो अब क्या करना है हमको, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम आते हैं भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ A and B are two events such that P of A equals to 0.5, P of B equals to 0.6, P of A union B equals to 0.8, find P of A slash B and P of B slash A। अब हम जानते हैं यहां पर कि जो चीज हमसे पूछी गई है उसका फॉर्मूला होता है P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। सिमिलरली P of B स्लैश A क्या हो जाएगा, तो B के होने की प्रोबेबिलिटी जब A हो चुका है तो ऊपर तो इसके भी P ऑफ A इंटरसेक्शन B आएगा और डिनोमिनेटर में P ऑफ A आ जाएगा। अब जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास P ऑफ B है क्या, हाँ है। P ऑफ A है क्या, हाँ ये भी है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B है क्या, तो हम देखते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं दिख रहा है, बट हमें P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है। इसका क्या काम, फॉर्मूले में तो A इंटरसेक्शन B चाहिए है। तो भाई यार मतलब इतना तो मैं ऐसे तो बोल रहा हूं जैसे बड़ा कुछ तो गड़बड़ है, बहुत CID वाला केस है ये, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि क्या चीज क्यों दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B को यहां लिखोगे आप, P ऑफ A यूनियन B को यहां भेजोगे तो हो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। यहां पर आपके पास A यूनियन B है, आपके पास A है, आपके पास B है, आप सारी वैल्यूज पुट करते हो यहां पर, तो हो जाता है 0.5 प्लस 0.6 माइनस 0.8, तो हो जाएगा 0.11 माइनस 0.8 मतलब 0.3। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3। अब आप P ऑफ A स्लैश B और P ऑफ B स्लैश A बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। आप बोलोगे P ऑफ A स्लैश B कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब कि 0.3 अपॉन P ऑफ B कितना है 0.6, ये हो गया 1/2, और P ऑफ B स्लैश A कितना हो जाएगा, तो ये भी 0.3 अपॉन P ऑफ A कितना 0.5, तो ये हो गया 3/5। तो एक के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। क्लियर है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, दोबारा देखने की इसको जरूरत भी नहीं है। A यूनियन B दिया हुआ तो वहां से A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं क्योंकि P ऑफ A और P ऑफ B भी दिया हुआ है, वो निकाला, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया। क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है P नॉट A P ऑफ A डैश वो दिया हुआ है 0.7। नॉट ए का मतलब यही होता है ना, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मतलब ए डैश के होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप यहां पर जानते हो कि भाई P ऑफ A कितना हो जाएगा, वो निकालना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो पहले ही निकाल लो। 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3। आपको मालूम है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 1 में से 0.7 को माइनस कर दो, 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। ए और ए डैश का जो सम होगा वो 1 होगा, उससे आप ए डैश को माइनस कर दोगे तो ए आ जाएगा आपके पास, तो P ऑफ A कितना आ गया 0.3। ठीक है, अब P ऑफ B दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 0.7। P ऑफ B स्लैश A दिया हुआ है 0.5। ठीक है, अब P ऑफ B स्लैश A कितना होता है, तो P ऑफ B स्लैश A का फॉर्मूला आप लिखते हो, ये हो जाता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, P ऑफ A। नीचे कौन आएगा, A आएगा भाई। यहां पर जो B स्लैश A है तो आपको पता है कि A पहले हो चुका है, उसके बाद B हो रहा है। ठीक है, तो B के होने की प्रोबेबिलिटी जब A ऑलरेडी हैज अकर्ड, तो P ऑफ A नीचे आता है, आप जानते हो इस केस में, P ऑफ B स्लैश A के केस में।
अब यहां पर आपको P ऑफ A स्लैश बी निकालने को बोला है, तो मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि P ऑफ A स्लैश बी अगर आपको निकालना है तो P ऑफ A स्लैश बी के लिए आपको चाहिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ B तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपके पास नहीं है, तो वो कहां से आएगा, तो वो यहां से आएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास P ऑफ B स्लैश A है, P ऑफ A है, इन दोनों की वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। तो आप बोलते हो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे। तो P ऑफ A कितना है, नहीं था, P ऑफ नॉट ए था 0.7, तो P ऑफ A कितना था 0.3, तो P ऑफ A हो गया 0.3 इंटू P ऑफ B स्लैश A हो जाएगा 0.5, ये हो गया 0.15, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया 0.15। अब आप क्या करोगे, यहां पर पुट कर दोगे उसकी वैल्यू, तो P ऑफ A स्लैश B कितना हो जाएगा 0.15 अपॉन P ऑफ B, P ऑफ B कितना है आपके पास 0.7, तो A स्लैश B आ गया आपके पास 0.15 अपॉन 0.7। हाँ ओके ठीक है, मेरी गलती, तो मैं गलती से यहां पर क्या इसको 15/7 सोच रहा था, जबकि 15/70 होगा ना ये, तो इसको आप क्या बोलोगे 15/70 को आप बोलोगे भाई कितना 5 3 और 5 कितने 5 14 तो 3/14 आ गया आपका A स्लैश B। ठीक है, यह आ गया आपका 3/14। अब आपको क्या चाहिए P ऑफ A यूनियन B, तो P ऑफ A यूनियन B आप कैसे निकालोगे, तो वो होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये होता है P ऑफ A यूनियन B। A और B का यूनियन जो है वो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। ओहो यार, जब भी मैं आजकल स्टाइल मारने जाता हूं ना तो स्टाइल पढ़ नहीं पाती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आएगा कभी ना कभी आएगा। अब क्या है, तो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब यहां पर आप क्या बोलोगे, P ऑफ A कितना दिया हुआ है आपको, तो दिया नहीं था पर निकाला था 0.3, तो यहां पर 0.3 लिख देते हैं, प्लस P ऑफ B कितना दिया हुआ है आपको, P ऑफ B 0.7 दिया हुआ है, वो रख देते हैं, माइनस P A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B निकला है कि अपना कहीं पर, वो 0.15, तो उसको भी पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.7 हो जाएगा 1, 1 माइनस 0.15 हो जाएगा 0.85। तो कितना आंसर आ रहा है भैया आपका इसका, P ऑफ A यूनियन B का आंसर आ रहा है 0.85। क्लियर है बात। तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, आपको निकालना था P ऑफ A स्लैश B, P ऑफ A यूनियन B। ठीक है, दिया क्या क्या हुआ, दिया हुआ था आपको P ऑफ नॉट A मतलब A डैश, P ऑफ B मतलब 0.7, ये दिया हुआ P ऑफ B स्लैश A। तो आपने सबसे पहले देखा नॉट A, तो A की कितनी हो जाएगी, तो 1 से माइनस कर दो तो 0.3 आ गई। इसके बाद हम जानते हैं P ऑफ B स्लैश A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, तो ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। यहां पर दोनों वैल्यूज मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो A को यहां पर लेकर गए, मल्टीप्लाई किया, आंसर है 0.15। P ऑफ A स्लैश B के फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू, उसका भी आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद आपको P ऑफ A यूनियन B का भी फॉर्मूला पता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तीनों वैल्यूज थी आपके पास, वैल्यू रख दी, आंसर आया 0.85। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एक बार पढ़ के ट्राई कर सकते हो क्या आप इसको, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, आप लोगों से बन तो गया होगा ये क्वेश्चन। कैसे बन गया होगा भाई, आप जानते हैं आपको P ऑफ A स्लैश B निकालना है, तो वो होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो यहां पर P ऑफ B आप निकाल सकते हो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B आप निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको मैंने पहले वीडियो में बताया भी हुआ है कि यहां पर जो आप निकालोगे पूरा का पूरा मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही आप यहां पर इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप फेयर डाइस इज रोल्ड, चलो पहले अपन लोग प्रोबेबिलिटी पूरी निकाल लेंगे A इंटरसेक्शन B की, उसके बाद मैं आपको फिर से दिखा दूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अगर मैं रखता तो भी आंसर सेम ही आता।
तो मैंने बोला एक फेयर डाइस रोल हो रहा है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है आपके 1 से लेके 6 तक। इसके बाद आपने बोला P ऑफ B कितना है, मतलब B कितना है, B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2/3, 2 और 3। तो आपके पास B इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आपको मालूम है B इवेंट का होना है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ B की बात कर रहे हो तो यहां पर 2 इवेंट्स है, मतलब 2 आउटकम्स है, तो 2/6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगर पूछूं आपसे A कितना है, तो A है 135 और A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, तो A इंटरसेक्शन B मतलब A और B का इंटरसेक्शन, तो वो हो जाएगा 135 और 2 और 3 का इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही नंबर 3। तो A इंटरसेक्शन B के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B के होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर A इंटरसेक्शन B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ 1, एक एलिमेंट है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई आपके पास 6, तो ये हो जाएगी 1/6। ठीक है, अब मैं बोलता हूं P ऑफ A स्लैश B, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B ऊपर आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 1/6, तो 1/6 यहां पर पुट कर देता हूं, अपॉन P ऑफ B, नीचे P ऑफ B आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 2/6, तो यहां पर 2/6 पुट कर देता हूं, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। अब देखो, अगर यहां पर आपने ये 1/6 और 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालकर नहीं पुट की होती, सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट कर दिए होते, तो भी आप जानते हो आंसर सेम आता, क्योंकि सब एक ही सैंपल स्पेस से निकल कर आने वाली प्रोबेबिलिटी, मतलब सब जो हैं उनके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो सेम ही है, A और B और C सबके। तो यहां पर वो तो कैंसल आउट ही हो जाने, भाई रेशियो लेना है आपको, तो वो कैंसल आउट ही हो जाने, ऑब्वियस ही बात है। तो डायरेक्टली आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, तो यहां पर आप सीधे भी बोल सकते थे P ऑफ A स्लैश B, A इंटरसेक्शन B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहां पर देखो एक ही है तो 1 डाल दो, B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 हैं तो 2 डाल दो, तो P ऑफ A स्लैश B कितना आ गया 1/2, आंसर आ गया, खत्म बात। क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है आपसे P ऑफ B स्लैश A, P ऑफ B स्लैश A, इसको मैं डायरेक्टली निकाल देता हूं, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। तो A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है 3, तो यहां पर 1 लिखा, और A में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, तो यहां पर 3 लिख दो, तो ये 1/3 आ गया P ऑफ B स्लैश A। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां पर बड़े ही इजीली आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है P ऑफ A स्लैश C एंड P ऑफ C स्लैश A, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो एक बार आप ट्राई करके इसको खुद करके देखो। इजी क्वेश्चन है इसलिए आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले अपन ने किया A स्लैश B और B स्लैश A, वो आप प्लीज एक बार ट्राई करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पर भी दे सकते हो, या चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी दे सकते हो, जहां भी आप चाहो इसका आंसर जरूर मुझे देना, ठीक है। क्लियर करते हैं हम। अब नेक्स्ट है P ऑफ A यूनियन B स्लैश C एंड A इंटरसेक्शन B स्लैश C, तो P ऑफ A यूनियन B स्लैश C, तो इसको आप क्या बोलोगे भाई, A यूनियन B स्लैश C, इसको कैसे निकालते हैं हम, तो इसको आप निकालोगे, आप बोलोगे P ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C। तो आपको पहले A यूनियन B निकालना है, फिर उसका इंटरसेक्शन C के साथ निकालना है, उसको यहां पर पुट करना है, अपॉन में P ऑफ C निकालना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो P ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो सबसे पहले तो देखो भाई A यूनियन B कितना आ रहा है, A यूनियन B मतलब 135 और B 23 का आपको क्या चाहिए यूनियन, तो ये आ जाएगा 13, या आप बोलोगे 1 2 3 5, यह आ गया A यूनियन B, ठीक है। अब A यूनियन B का इंटरसेक्शन 2 3 4 5 से, ठीक है, तो A यूनियन B का इंटरसेक्शन आपको चाहिए है 2 3 4 5 से, तो यार A यूनियन B में भी 1 2 3 5 आ रहा था, C में 2 3 4 5 आ रहा है, मतलब 2 3 और 5 जो है वो दोनों ही में आ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स, तो A यूनियन B का इंटरसेक्शन C के साथ क्या आ जाएगा 2 3 5, और C में कितने एलिमेंट्स है, तो 4 हैं भाई, तो आप क्या बोलोगे P ऑफ A यूनियन B स्लैश C, तो इसको आप चाहो तो
पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो 3/6 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं और एक पेयर डाइस के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6, तो 3/6 ये आ गया और ये आ जाएगा 4/6, दोनों का 6 से 6 कैंसिल करके वापस से आप क्या लिख दोगे 3/4। वरना आप चाहो तो यहां पर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 आ रहे हैं, यहां पर सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है, अब आपको निकालना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B/C। इसको आप बोलोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C। आपको ये फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? फॉर्मूला कैसे आता है? तो जैसे अगर मैं बोलता हूं P ऑफ A/B, तो उसके फॉर्मूले को आप बोलते हो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो इन दोनों ही सेट का इंटरसेक्शन लेते हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में स्लैश के बाद आने वाला जो भी है आपका वो लिख देते हो। यहां पर A इंटरसेक्शन B/C है, तो पहले वाले ऊपर जो लोगे आप वो इन दोनों का स्लैश के लेफ्ट हैंड साइड वाले स्लैश के राइट हैंड साइड वाले दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो स्लैश के बाद आ रहा है P ऑफ C ले लोगे। ऐसे यहां पर भी क्या था आपने P ऑफ A यूनियन B/C, तो भाई स्लैश के बाद और स्लैश के बाद वाले का इंटरसेक्शन आएगा न्यूमरेटर में। स्लैश के पहले है A यूनियन B, स्लैश के बाद है C, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में C वाला आ जाएगा P ऑफ C। ऐसे यहां पर आ गया। अब आपको क्या निकालना है? पहले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं? A इंटरसेक्शन B यहां पर नहीं निकाला आपने, तो सबसे पहले तो A इंटरसेक्शन B निकालता हूं मैं। तो A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन एलिमेंट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 3, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो आप बोलोगे भाई इसमें भी कॉमन एलिमेंट सिर्फ 3 आ रहा है, यानी एक ही एलिमेंट। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B/C क्या हो जाएगा? तो ऊपर आ रहा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स, वो है सिर्फ एक एलिमेंट, तो वहां पर 1 लिख दो। और C में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो 4 आ रहे हैं, 2 3 4 5, तो नीचे 4 लिख दो। तो ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है? तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B/C एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B/C दोनों निकाल लिया फॉर्मूले से बड़ी ही आसानी से। तो क्लियर करते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। एक ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है, इन दोनों को रोल किया गया है। ठीक है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन ना अपन ने इससे पहले भी किए हुए हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, देख लो थोड़ा सा। तो अपन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वही कर रहे हैं। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना कोई भी वीडियो। तो यहां पर क्या बोला गया आपसे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें सम ग्रेटर देन 9 आ रहा है, जबकि ब्लैक डाई पर रिजल्ट हो चुका है कि भाई 5 आ चुका है। ब्लैक डाई पर 5 आ चुका है, तो उसके साथ और कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? एक डाई में 5 आ चुका है, तो दूसरे डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और कुछ आ सकता है क्या इसके अलावा? भाई 2 डाइस थ्रो कर रहे हो, मैंने बोल दिया कि पहला वाला डाई है जो ब्लैक डाई जो है अपना, उसमें 5 आ चुका है, ये आपको पहले ही बता दिया है। तो दूसरे डाई में कौन कौन से आ सकते हैं? तो दूसरे डाई में 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी आ सकता है। तो ये जो सा इवेंट है अपना, ए को मैं बोलता हूं इवेंट क्या है? ये 5 अपीयर्स इन ब्लैक डाई। ब्लैक डाई में 5 आ जाता है, ये हमारा पहला इवेंट है। इसके बाद बी वाला इवेंट जो है वो है सम ग्रेटर देन 9 इज ऑब्जर्व्ड। सम ग्रेटर देन 9 इज ऑब्जर्व्ड। तो 5 अपीयर्स इन फर्स्ट डाई तो अपन ने कर दिया। सम ग्रेटर देन 9 इज ऑब्जर्व्ड, मतलब कि यहां पर ग्रेटर देन 9 सम कब कब आ सकता है भाई?
अपन ने 2 डाइस को थ्रो करने की प्रोबेबिलिटीज बहुत, मतलब सारी कंडीशंस, सारे इवेंट्स बहुत बार निकाले हुए हैं। सम ग्रेटर देन 9 कब कब आता है? तो वो आता है भाई एक तो आपका 4,6 पर, देन 5,5 पर, देन 5,6 पर, देन 6,4 पर, देन 6,5 पर, देन 6,6 पर। इसके अलावा कभी भी आपका जो सम है वो ग्रेटर देन 9 आ सकता है क्या? 3 के किसी भी केस के लिए आ सकता है क्या? 3 के साथ मैक्सिमम नंबर 6 आ सकता है, तो 3,6, 3 + 6 9 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 4 के सिर्फ एक ही केस के लिए आएगा, 4,6 के लिए। 5 में 2 केसेस हैं, 5,5, 5,6 और 6,4, 6,5, 6,6। इन सभी केसेस के लिए आपके पास सम जो है वो ग्रेटर देन 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है P of A/B। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 चाहिए है जबकि पहले डाई में 5 आ चुका है, पहले डाई में 5 आ चुका है। तो ए था पहले डाई में 5 आने की, ब्लैक डाई में 5 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब सारे नंबर ऑफ इवेंट्स, और बी वाला है सम ग्रेटर देन 9 की। तो हमें पता है कि P ऑफ B/A निकालना है जब बी हो रहा है जब ए पहले ही हो चुका है, मतलब ब्लैक डाई में 5 पहले ही आ चुका है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है P of A/B अपॉन P of A। अब यहां पर A/B निकालने अगर मैं जाऊंगा तो A ये वाला सेट था अपना पूरा, ये सेट A ही है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो फर्स्ट लिख देता हूं। तो यहां पर आपने बोला A सेट जो है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और ए और बी का इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो ए इंटरसेक्शन बी में आप देखोगे यहां पर सब में पहला वाला नंबर 5 चाहिए आपको। तो यहां पर 5 वाले नंबर कौन से? सिर्फ 2 ही हैं, 5 5 और 5 6। वो ए में आ रहे हैं क्या? हाँ, ए में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने बोला ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5 5, 5, 6। ठीक है, तो अब यहां पर आप बोलोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो वो आ जाएगी 2/36, क्योंकि टोटल जो अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, टोटल और नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, 2 डाइस को रोल कर रहे हो तो 6 की पावर 2 यानी 36 होते हैं ना। अब इसको दोबारा लिखकर दिखाने की जरूरत तो नहीं, इतनी बार कर चुके हम सारी चीजें, आता हो गया तो 10th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पर 36 हो जाएंगे। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B 2/36 हो गया। आपने बोला P ऑफ A कितना है? तो A में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 6/36 हो गया। P ऑफ A/B कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2/36 अपॉन 6/36। 36 से 36 कैंसिल, 2/6 हो गया यानी 1/3 हो गया। ये हो गया आपका P ऑफ A/B। क्लियर है ये बात? तो P ऑफ A/B आपका कितना है? 1/3। कैसे आया? तो आपने निकाला P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। यहां पर आपने बोला P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होगा? तो वो होगा भाई A जो इवेंट था वो 5 अपीयर इन ब्लैक डाइस था, और B जो था वो सम ग्रेटर देन 9। तो आपने दोनों के सेट बनाए। 5 अगर एक डाई में 5 आ चुका है तो दूसरे डाई में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 या फिर 6। वो सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए आपने। उसके बाद आपने बोला सम जो है वो ग्रेटर देन 9 ऑब्जर्व करना है आपको। तो ग्रेटर देन 9 के लिए आप क्या करोगे? तो यहां पर भाई या तो 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6 ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं यही बस ऐसे हैं जिसमें सम जो होगा दोनों डाइस में वो ग्रेटर देन 9 आएगा। आपने फिर देखा P ऑफ आपको निकालना था B/A, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए था। ऐसा कि भाई पहले डाइस में 5 आ जाए और सम ग्रेटर देन 9 आ जाए, तो वो सिर्फ 2 ही केसेस थे, 5 5 5 6। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, A में नंबर ऑफ एलिमेंट 6, 2/6 कर दो, 1/3 आंसर आ जाएगा। वरना प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से, वैसे भी आ जाएगा आंसर, दोनों केसेस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। तो अब क्या है भाई, आपको सम चाहिए है 8, सम 8 एग्जैक्टली चाहिए है ना, ग्रेटर देन और लेस देन नहीं बोल रहा है। और बोल रहा है कि जो सेकंड डाई है, सेकंड थ्रो पर आपके पास पहले ही जो नंबर है वो 4 से छोटा आ चुका है। तो आप बोलते हो ए इवेंट है रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। तो लेस देन 4 कौन कौन से नंबर हैं यार? लेस देन 4 है 3,
2 एंड 1, तो 3 2 और 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशंस बना लो, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 एंड 6 1। इसके बाद भाई 3 2 और 1 दो के साथ भी सेम सारे बनेंगे, तो ये हो जाएगा भाई 1 1 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 एंड 6 2। सिमिलरली भाई 4 से कम 3 भी होता है, 3 भी होता है, तो 3 के साथ भी सारे सारे, तो 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3, 3 3 भी बनेगा, यहां लिख दे रहा हूं, चलो भाई। तो ये सारे आ गए भाई किस चीज के सारे नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। ये कि जो दूसरी डाई है, अपना दूसरा डाई जो रेड डाई है, उसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो लेस देन 4 आ रहा है। तो पहले वाले डाई में, ब्लैक डाई में कोई भी नंबर आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले डाई में 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर लिखो, और दूसरे डाई में सिर्फ 4 से कम वाले नंबर, यानी 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3। ये सारे केसेस बन गए। और क्या चाहिए है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। ठीक है, तो बी वाले को अपन लिख लेते हैं, द सम इज 8, मतलब आप पूरा लिख लेना कि सम ऑन बोथ द डाइस इज 8। ठीक है, अब 8 कौन कौन से उसमें आ सकता है, तो भाई 8 आ सकता है 1 के साथ, तो किसी भी केस में 8 नहीं पहुंच सकता, 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, बस। तो बी में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5, और ए में कितने एलिमेंट्स टोटल 18। अब आपको निकालना है भाई कि आपका जो सम है वो 8 आ रहा है जब दूसरे डाई में जो नंबर है वो 4 से कम आ चुका है, मतलब आपको निकालना है P ऑफ B स्लैश A। तो ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, सॉरी P ऑफ A। तो अब यहां पर A इंटरसेक्शन B कितना आएगा, A और B का इंटरसेक्शन निकालो भाई। तो A और B का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, यहां पर देखो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, कोई सा आ रहा है क्या, 2 6 आ रहा है क्या, 2 6 नहीं आ रहा है, 3 5 आ रहा है क्या, 3 5 भी नहीं आ रहा है, 4 4 भी नहीं आएगा, 5 3 आ सकता है, 5 3 आ रहा है क्या, 5 3 आ रहा है, बिल्कुल ये रहा अपने पास, ये रहा 5 3, और 6 2 आ रहा है क्या, तो 6 2 भी नहीं आ रहा, 6 2 आ रहा है क्या, 6 2 आ रहा है क्या, 6 2, हाँ 6 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आ रहे हैं भाई इंटरसेक्शन में बस, और कोई से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहला वाला नंबर तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन दूसरा वाला नंबर क्या हो सकता था, सिर्फ 1 2 या 3। तो 1 2 या 3, तो 2 और 3 वाले बस ये दो थे, यही दो अपने पास एलिमेंट्स आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में। तो आप लिखते हो ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या आ रहा है आपका, 6 2 एंड 5 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, और पी ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए में भाई आपको पता है कि हर 3 नंबर के साथ 6 6 नंबर्स का पेयर, हर एक नंबर के साथ 6 6 नंबर का पेयर बन रहा है, तो भाई वो 3 बार है, 1 2 और 3 नंबर्स के लिए 6 6 का पेयर बन रहा है। तो आप बोलोगे 6 1 मतलब ये 6 इंटू 3, यानी टोटल हो जाएगा 18 एलिमेंट्स, काउंट भी कर लो तो 18 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पर इसमें 18 एलिमेंट्स, तो ये आंसर आ गया 1/9। क्लियर है बात। तो क्या किया आपने, यहां पर आपको बोला गया था भाई फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, सम कितना आ जाए, 8 आ जाए, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई जो है वो लेस देन 4 नंबर पहले ही निकाल चुका है, तो हमें बताना है कि सम जो है वो 8 किस केस में आ सकता है। तो लेस देन 4 अगर नंबर निकाला है उसने, तो आपके पास उसके लिए जितने भी प्रोबेबल आउटकम्स थे, लेस देन 4 मतलब कि रेड डाई मतलब सेकंड डाई हमने यहां पर लिया है, उसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। तो उसके साथ ब्लैक डाई के सारे पॉसिबल आउटकम्स आपने निकाल लिए, टोटल 18 इवेंट्स आ गए वहां पर। उसके बाद आपने बोला b इज इक्वल टू द सम इज 8। सम 8 कब कब आ सकता है, तो भाई वो आ सकता है 2 6 में, 3 5 में, 4 4 में, 5 3 में और 6 2 में।
सम 8 एग्जैक्ट 8 चाहिए था, ग्रेटर देन भी नहीं और लेस देन भी नहीं, तो वो इतने केसेस हो गए। फिर आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 ही एलिमेंट्स आ रहे थे, आपने बोला पी ऑफ बी स्लैश ए होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह 2 और पी ऑफ ए की जगह 18 रख दिया, 1/9 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 एंड 2017 में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ऐसे 2 क्वेश्चन और किए हुए हैं, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहां पर इंक्लूड किया। बट ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, आपका असाइनमेंट है, आप प्लीज इसे ट्राई जरूर करें, इसको ट्राई करें और बताएं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन जाना चाहिए, इससे पहले का अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो ये बनना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई 2014 में, देख लो। बोला कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ द कॉइन शोज हेड इट इज टॉस्ड अगेन, बट इफ इट शोज अ टेल देन अ डाई इज टॉस्ड। एक कॉइन टॉस किया जाता है, अगर हेड आता है तो उसको दोबारा से टॉस किया जाता है, बट अगर टेल आता है तो डाई को टॉस किया जाता है, डाई को फेंका जाता है। इफ 8 पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 if it is known that the first throw of the coin results in a tail। तो हमें यह देखना है भाई कि अगर टेल आ चुका है, पहले वाला जो रिजल्ट है वो टेल आ चुका है आपके पास, तो आपके पास डाइस में ग्रेटर देन 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ग्रेटर देन 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यह आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हम बोलते हैं कि क्या किया आपने, एक कॉइन उठाया, कॉइन उछाला और मैं बोलता हूं उसमें हेड आ गया, तो फिर से कॉइन उछालना पड़ेगा और हो सकता है उसमें भी हेड आ जाए। उसके बाद आपने कॉइन उछाला, हेड आ गया, दोबारा कॉइन उछाला, हो सकता है टेल आ जाए। उसके बाद पहले थ्रो में अगर टेल आ गया तो हो सकता है डाई जब थ्रो करोगे तो 1 आ जाए, फिर टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए यहां पर बोला गया है ऑल 8 पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ऐसा बोला गया साफ साफ आपसे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, डाई में ग्रेटर देन 4 नंबर आएगा इफ इट इज नोन दैट द फर्स्ट थ्रो ऑफ द कॉइन रिजल्ट्स इन अ टेल। तो आप बोलते हो भाई यहां पर ए जो है फर्स्ट थ्रो इज अ टेल, फर्स्ट थ्रो इज अ टेल, ठीक है। और बी जो है, वैसे तो ऑब्वियस ही बात है कि बी तक आप पहुंचोगे, मतलब डाई को थ्रो करने ही तब पहुंचोगे जब टेल आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं बी क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन द डाई, सॉरी डाई पर नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर करता है, ठीक है। तो ए जो बोल रहा है भाई फर्स्ट थ्रो इज अ टेल, तो उसके लिए कौन कौन से पॉसिबल आउटकम है, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। और बी जो है भाई कि नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, तो नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर मतलब कि T5 एंड T6। अब मैं बात करता हूं P ऑफ B स्लैश ए, मतलब कि जब A हो चुका है उसके बाद B होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब टेल आ चुका है उसके बाद आपके पास नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। अब यहां पर आप साफ साफ देख रहे हो कि B जो है वो एक्चुअल में A का सबसेट है, तो A इंटरसेक्शन B जो है वो B के ही इक्वल आएगा, है ना। A इंटरसेक्शन B आप किसको बोल सकते हो, B के इक्वल। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है और अपॉन में आ रहा है A, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, तो आप इसको बोल सकते हो कितना आंसर आएगा, 2/6 यानी 1/3।
तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है भाई, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही आएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो फिर ऐसे क्वेश्चन देख कर ना खुशी होनी चाहिए यार, सीबीएसई 2014 में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, मतलब कि आ सकता है हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पूरा नंबर देकर जाएगा हमको। क्योंकि इससे इसी क्या होगा ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तो अपन लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, खेल चुके हैं, उसके साथ थ्योरम्स वगैरह भी प्रूव कर लिए हैं, तो अब तो बनती है चीजें हमसे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन टॉस किया गया है, अगर हेड आता है तो दोबारा कॉइन टॉस करते हैं, और टेल आता है तो डाइस थ्रो करते हैं। तो हमने सारे उसके आउटकम्स बनाए, हेड हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, क्योंकि टेल के बाद डाइस थ्रो करना है। फिर आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर करेगा अगर पहले टॉस में टेल आ जाता है। तो वैसे भी ऑब्वियसली बात है, टेल आएगा तभी डाइस थ्रो करोगे आप। तो आपने बोला ग्रेटर एक, तो ए फर्स्ट थ्रो इज अ टेल, उसका आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो T1 T2 T3 T4 टोटल 6 हो गई। और बी हो गया कि नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, P ऑफ B स्लैश ए निकाला, A इंटरसेक्शन B अपॉन A हो गया। A इंटरसेक्शन B वैसे भी दिख रहा था, वो B के बराबर ही था, P इज अ सबसेट ऑफ A है इस केस में, तो आंसर आ गया आपका 2/6 या फिर 1/3। क्लियर करें हम इसको। अब क्या भाई, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 8। डाई को 2 बार फेंका गया और जो सम आ रहा है उसको ऑब्जर्व किया गया कि वो 8 आ रहा है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूं ए इवेंट दैट सम इज 8 एंड बी इवेंट 5 अपीयर्स वंस। ठीक है, तो ए इवेंट जो है वो क्या बोल रहा है भाई कि सम जो है वो 8 है, और बी इवेंट जो है वो क्या भाई 5 जो है वो एक बार तो कम से कम अपीयर करता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 8 सम है अगर, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो आप बोलोगे 2,6, और तो 1 के साथ तो होगा नहीं, 3,5 और 4,4, 5,3 एंड 6,2। इसके बाद 5 अपीयर्स वंस, 5 अपीयर्स वंस 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। तो कम से कम एक बार जो है वो 5 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, उसका क्या है भाई, मतलब उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो ये आ गए आपके सामने। अब आपको ये दिया हुआ है कि सम जो है वो 8 आ चुका है, मतलब A हैज ऑलरेडी अकर्ड। आपको निकालना है कि B भी अकर करेगा उसके बाद, तो आप बोलोगे P ऑफ B स्लैश A, तो हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A, क्योंकि A तो पहले ही आ चुका है। A इंटरसेक्शन B, तो भाई A इंटरसेक्शन B इनका निकाल लो, यहां पर लिख देता हूं मैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, 3 5 आ रहा है, और बस एक ही है 3 5, और कोई सा है क्या, और कोई सा नहीं है। अच्छा 5, ओके 5 अपीयर्स इन 1, एक और यहां पर और भी बनेंगे यार, यहां पर और भी बनेंगे, यहां पर 5 के साथ सारे बनेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 5, ये होंगे सारे। क्यों, क्योंकि 1 5 2 5 3 5 एक बार कम से कम 5 आना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, यहां पर टोटल कितना हो गया भाई, तो यहां पर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है उसमें आपने देखा कि A इंटरसेक्शन B, यानी कि सम जो है वो 8 किस किस केस में आ रहा है, तो 3 5 में आ रहा है और 5 3 में आ रहा है, 2 बार। यहां पर भी 3 5 और 5 3 है, मतलब 2 आपके पास एलिमेंट है इंटरसेक्शन के। और P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स है, तो P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स है आपके पास, 1 2 3 4 5, तो 2/5 इसका आंसर आ गया। तो क्या किया, एक बार शुरुआत से देख लो इसको। तो आपने यहां पर क्या देखा कि एक डाई को आपने थ्रो कर दिया है, 2 बार थ्रो किया है, ठीक है, और सम जो है वो अपीयर कर रहा है 8। तो सम 8 में अपीयर, अगर सम दोनों डाइस पर 8 अपीयर कर रहा तो कौन कौन से पॉसिबल वेज थे, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। अब वो बोलता है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 5 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो एक बार कम से कम 5 आने की प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती है, नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं, तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 अप टू 5 6 और 6 5। ये सारे आउटकम्स हमें ये बता रहे हैं कि कम से कम एक बार तो 5 आएगा। आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला,
उसके बाद देखा वो 2 था और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 हो गए, 2/5 आपका आंसर है। क्लियर करें अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। यंगेस्ट इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल, ये जो क्वेश्चन है ये आपका असाइनमेंट है भाई। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है इससे पहले के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो, लेकिन इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि ये आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा वर्ड्स चेंज होते हैं बस, बाकी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो अपन इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, मतलब यहां पर आपने मोर ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसकी कुछ और थ्योरम्स को भी प्रूव कर लिया, आपने देख लिया कैसे उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से काफी अच्छे तरीके से आप वाकिफ हो चुके हो। तो अगर आपने इससे पहले के भी सारे वीडियोस देखे और आप लाइन से देखते हुए आ रहे हो तो ऐसे देखते हुए चलो, दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियोस देखने या ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटी ओलंपियाड, सब कुछ 100% फ्री। आप किसी भी जाकर कुछ भी देख सकते हैं आराम से। आपको मालूम है आप इंग्लिश मीडियम क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो उस पर जाकर क्लिक करना। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर सारे वीडियोस आ जाएंगे, सारे कोर्सेज दिखने लगेंगे। आप मैथ्स आरडी शर्मा पे वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर मेरे जितने भी वीडियोस है टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर आपसे जो भी वीडियो छूट गया है, रिविजन करना था, मिल नहीं रहा है, टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना और क्लिक कर देना, वहीं पर मैं आ जाऊंगा, पढ़ाने लग जाऊंगा और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपको, आप किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को इस बात से फायदा हो सकता है तो उसको जरूर बताएं ये बात और सब्सक्राइब करें, उससे भी करवाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि भाई यहां पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे ही सब्जेक्ट शुद्ध हिंदी भाषा में आपको मिल जाते हैं, वो भी 100% फ्री। तो ये जरूर कीजिएगा, आपके लिए भी फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इनको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको सब कुछ मिलता है 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। तो यहाँ पर हमारे लिए जो मैटर करता है वो सिर्फ आपका प्यार है ना, तो इतना तो आपके साइड से कर सकते हो आप, क्योंकि आपको मालूम है बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाती है और आपके लिए नए नए वीडियोस रोज रोज लेकर आती है। तो इतना तो बनता है आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम और कुछ और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थ्योरम्स को समझेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।